हेलो 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 चैंपियंस ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड करके मेंस की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। बहुत कम दिन बचे हैं, 2 से 3, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अपने बेस्ट कंडीशन में होंगी, जहां पर आप पजल्स बहुत सारे लगा चुके होंगे, बहुत सारे पैटर्न के लगा चुके होंगे, जो बेसिक टॉपिक्स है लाइक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो रिजल्टेड बेस्ड क्वेश्चन आता है वो कर चुके होंगे, रिवर्स सिलॉग्स कर रहे होंगे, आप कोडेड ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो कर रहे होंगे, इनपुट आउटपुट आपने कर लिया होगा। आपके साथ चलते हुए मैंने लॉजिकल रीजनिंग के 4 टॉपिक ऑलरेडी डाल दिए, 5वां टॉपिक आज डाल रहा हूँ मैं। कल छठा रिवर्स सिलॉग्स, और नेक्स्ट डे डेटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है वो ये प्रॉपरली मैं मतलब 7 टॉपिक का टारगेट मैंने लिया था वो 7 में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए आज मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम न लें क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हूँ मैं, डायरेक्टली टॉपिक पे ही चलते हैं। और टॉपिक आज जो हमारा है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये इसका क्या है, ड्राइंग इन्फ्रेंस, है ना, ड्राइंग इन्फ्रेंस। हम ना इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से सबसे पहले समझेंगे कि ये जो वर्ड है इन्फ्रेंस, जब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, ये कौन सा इन्फ्रेंस प्रॉपरली कनेक्ट कर रहा है, कौन सा कनेक्ट नहीं कर रहा है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है तो बेसिकली इस इन्फ्रेंस में क्या पूछा जा रहा होता है, व्हाट डज मीन बाय इन्फ्रेंस, पहला। और दूसरा, कई सारे टाइम अपन इन्फ्रेंस और कंक्लूजन को मिसमैच कर लेते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जो कंक्लूजन वाला पार्ट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वो और स्टेटमेंट इन्फ्रेंस उस दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो? तो समझो इसको एक बार बहुत ध्यान से, बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए, बड़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। आप ऐसा सपोज कर लो कि आप एक सफ़र पे निकलते हो, किसी पर्टिकुलर सफ़र पे, और आपने अपने उस सफ़र की, अपने उस जर्नी की एक एक ब्रीफ आपने लिख दिया कि देखो मैं यहाँ से वहाँ के लिए निकला, फिर मैं बढ़ता रहा, रास्ते में ये हुई, ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग मिले, इंसिडेंट हुए, सारी चीज़ें आपने लिख दी, डन। और आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो रीड करने के लिए दिया, वो जहाँ कहीं भी रीड करता है तो पहले स्टोरी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के बाद जब कोई पर्सन आगे के प्रोसेस को खुद सोचना शुरू करता है कि अच्छा ये इन्फर किया जा सकता है, वो वहाँ पहुँचा, ऐसा हुआ तो वहाँ के लोग ऐसे हो सकते हैं, ये मेंटल स्टेटस के लोग हो सकते हैं, अच्छा ये पर्सन उस गांव में पहुँचा, वहाँ पे बहुत वेलकम किया गया, उस सिटी में पहुँचा, बहुत एंजॉय किया इन्होंने, अच्छा इसका मतलब उस सिटी में एंजॉय किया तो उस सिटी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी जो एंजॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, उस गाँव में जो लोग हैं उनका दिल बड़ा होगा, बहुत अच्छे होंगे, इसलिए वेलकम किया। इट इज़ नॉट गिवन येट, आप इन्फर कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो, दैट इज इन्फ्रेंस। लेकिन अगर पूरी स्टोरी बता दी गई एंड देन आपसे कुछ पूछा जाए या देन फाइनलाइज आपसे रिव्यू लिया जाए, तब आप जो करोगे वो होता है कंक्लूड करना या कंक्लूजन। तो बेसिक सिंप्लीफाइड वे में, आप बहुत सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए आप इसको समझ लीजिए कि जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूड करते हो जब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, एज ए फाइनल रिव्यू आप दे रहे होते हैं, दैट इज़ योर कंक्लूजन। बट इन्फ्रेंस क्या होता है, एविडेंस बेस्ड हो सकता है, आपकी प्रायर नॉलेज उस टॉपिक के बारे में कैसी है उससे रिलेटेड हो सकता है, बट दिस इज जस्ट अ प्रोसेस थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द क्वेश्चन, द जर्नी ऑफ द स्टोरी, द जर्नी ऑफ द पैसेजेज। समझ रहे हैं बात? तो जब कभी अपन इन्फ्रेंस निकालेंगे तो अपन फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाएंगे, हमें समझना पड़ेगा कि उस टॉपिक में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो एविडेंस गिवन है, उसको कनेक्ट करते हुए और क्या सोचा जा सकता है, और वही आपका इन्फ्रेंस हो जाता है। समझ आई बात? आई होप कुछ तो चीज़ें क्लियर कर ही दी होंगी मैंने। इसके अलावा मैं बड़े सारे डेटा लिख के लाया हूँ जो चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ रीड कर करके। क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखिए, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, इट इज़ प्रॉपर वर्किंग। क्या लिखा है, इन्फ्रेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लॉजिकल कंक्लूजन्स फ्रॉम नोन प्रेमाइसेस और इन्फॉर्मेशन। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसे लॉजिकली आप क्या इन्फर कर सकते हो,
not at the end, in the process. This process can be based on deduction. अब यहाँ पर समझना, कुछ वर्ड्स यूज किए गए, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको पता होगा। और मैं तो एक चीज़ बहुत क्लियर बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में आज ही कही है ये बात, और ऑनलाइन क्लास में आज ही कह रहा हूँ। यहाँ पर एक वर्ड लिया है डिडक्शन, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्शन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, abduction to the most likely explanation of something, and it is used in various fields like logical, psychological and law। वो अपने को नहीं पढ़ना। यहाँ पर गिवन है डिडक्शन, जब आप डिडक्ट करते हो किसी जनरल परसेप्शन से स्पेसिफिक की तरफ, एक वाइडर कॉन्सेप्ट से कन्फर्मेशन की तरफ। इंडक्शन, जब किसी कन्फर्म मटेरियल को वाइडर कॉन्सेप्ट में अपन इलेबोरेट करते हैं। और फिर इंडक्शन, उसके बाद हमारा क्या है, ये एबडक्शन टू द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का जो क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमेट वे है। लेकिन मैंने कही क्या ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन में भी क्या बोल रहा हूँ, ये सारे जो टर्म्स हैं ना, इसको समझना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप इसमें अटकोगे ना, मुश्किल हो जाएगा। अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में कैसे सोल्यूशन निकालते हैं उसको समझ ले। 2-3 क्वेश्चन में ये सारे चीज़ें जो डिफरेंट वर्ड्स हैं ना, उसका वही नहीं। ऐसे नहीं कहते कि एक पर्सन मछली पकड़ने जाता है, तो मछली पकड़ने के लिए वो जो उसको ऐसा बड़ा सा रॉड होता है जिसमें फंसाने का होता है, उसको आप ये समझाओ कि देखो ऐसा पानी में रखना है, ऐसा वो टब में ऐसा नीचे जाएगा, फिर आपको फील होगा भारी सा, फिर मछली आएगा, फिर आपको खींच देना। इतना प्रोसेस समझाने से बेहतर है कि भैया जाओ आप वो जो मशीन लेके, या जो भी बंसी बोलते हैं गांव में, उसको वो लेके जा रहे हो, पानी में डालिए, आपको फील हो जाएगा चीज़ें क्या कैसी चल रही। तो इसी लॉजिकल रीजनिंग में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक टॉपिक एंड बेसिक वर्ड्स रिलेटेड टू दिस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उस क्वेश्चन को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, वही मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। चलते हैं आगे, क्या लिखा है, की एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिकल इन्फ्रेंस। मैंने फिर से थोड़ी थोड़ी कोशिश करी है देने की आपको। ड्राइविंग कंक्लूजन, एन इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन रीच्ड थ्रू रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल एंड सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। अब समझिएगा इसमें क्या लिखा है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, जितने आदमी सबको मरना है आज न कल, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। तो क्या आपसे पूछ रहे हैं क्या सोक्रेट्स इज मॉर्टल, बोलोगे हाँ भाई सारे ह्यूमन मॉर्टल है, तो सोक्रेट्स ह्यूमन ही तो है। ये जनरल हो गया आपका परसेप्शन, समझ रहे, मतलब स्पेसिफिक परसेप्शन हो गया, जो उधर हमने डिडक्शन ले रखा था वो वाला। समझ आई बात, मतलब इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उसी इन्फॉर्मेशन को, एविडेंस को, प्रूफ को, फैक्ट को रीड करते हुए आप अपनी सोच के हिसाब से चेकआउट कर लीजिए। क्या लिखा है, यू कैन इन्फर दैट सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, बेस्ड ऑन एविडेंस, inference are based on evidence or premises but the conclusion itself is not directly stated in the original information। खैर हम अब फिर से डिफरेंस पे नहीं जा रहे हैं, अपन आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड अबडक्टिव। डिडक्टिव में अभी एक एग्जांपल दिया था कि जनरल प्रिंसिपल से आप स्पेसिफिक जाते हो, ऑल मीन्स मोर्टल एंड सोक्रेटिज्म, मैंने बताया, अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना। चलते हैं डायरेक्टली आगे क्वेश्चन पे। यस, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ध्यान से पढ़िए आप भी, ध्यान से पढ़ता हूँ मैं भी, एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करें, कंप्लीट करें। क्या लिखा है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शुड इलस्ट्रेट द कंसेप्ट इन बेटर वे। क्या लिखा है, एग्जाम्पल, आई मूव्ड टू बेंगलोर अ ईयर अगो। मैं 1 साल पहले बेंगलोर चला गया। आई लाइक द सिटी, मुझे सिटी अच्छा लगा, अच्छा लगता है। सो आई रिफ्यूज्ड अ बेटर जॉब ऑफर एट मुंबई। मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर की सिटी मुझे अच्छी लगी, बढ़िया लगा सब कुछ, और उसकी वजह से मुझे एक जॉब मुंबई में ऑफर हो रहा था जो प्रीवियस जॉब से बेटर था, इन टर्म ऑफ सैलरी माइट बी, इन टर्म ऑफ वर्किंग कल्चर माइट भी, कुछ भी हो सकता है, बेटर लिखा है। तो मुझे दूसरे शहर में अच्छी जॉब मिल रही थी मुंबई में, फिर भी नहीं गया, क्यों, क्योंकि मुझे वो सिटी बहुत पसंद है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब नीचे क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अब समझो एक बार क्या इन्फ्रेंस होता है। हमारे पास पूरी डिटेलिंग उस टॉपिक के बारे में दी गई है, इस टॉपिक पे बेस्ड कनेक्टेड कुछ चीज़ें दी गई है। नाउ यू हैव टू थिंक
यू हैव टू गिव अ थॉट कि क्या यहाँ जो 4 चीज़ें दी गई है उसमें कोई भी ऐसी बात है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को 100% श्योरिटी से, ना बिल्कुल श्योरिटी अपने को नहीं चाहिए, लेकिन मैं उससे चेकआउट कर सकता हूँ कि हाँ कनेक्टेड है, इसी को अपन इन्फ्लुएंस बोलेंगे। क्या लिखा है? मुंबई हैज अ बेटर क्लाइमेट देन बेंगलोर। क्या लिखा है? अनरिलेटेड। अनरिलेटेड क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर क्लियर है मुंबई हैज बेटर क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में तो ऊपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखा आई मूव टू बंगलोर अ ईयर एगो, 1 साल पहले मैं बेंगलोर गया। आई लाइक सिटी, आई लाइक द सिटी, मुझे पसंद आती है सिटी। उसमें क्लाइमेट की वजह से, लोगों की वजह से, किस चीज़ की वजह से, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्लियरली मैंने मेंशन किया इट इज़ अनरिलेटेड बिकॉज कुछ डिफरेंट चीज़ की बात करनी शुरू कर दी है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, द नैरेटर विल टेक अ हाई पेइंग जॉब एफर एट मुंबई। अब सुनो, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जो नैरेटर है उन्होंने ऊपर ये बात तो कही है कि मुझे बंगलुरु अच्छी लगता है और मेरे अभी के जॉब से अच्छे जॉब मेरे को मिले, मैंने फिर भी नहीं ज्वाइन किया है। तो कह रहा है कि द नैरेटर अब जो है ना, नैरेटर हाई पेइंग जॉब अगर मुंबई में मिले तो वो कर लेगा। क्या मेंशन किया है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब हो गया? ऊपर जो बात कही गई है उसके एग्जैक्टली अगेंस्ट है। बेटर जॉब उसको मुंबई में मिला, बेटर जॉब हो सकता है इन टर्म ऑफ सैलरी हो, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाई पेइंग जॉब। बात वही तो हो गई भैया, मुझे बेटर जॉब मिला मतलब बेंगलुरु में जितने पैसे मिल रहे हैं उसे अच्छे पैसे वाले हो सकते हैं, ये बात कही हो उसने, और फिर यहीं पर उसका कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। मतलब ये 100% एलिमिनेट है, बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। बस समझिए, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए मैंशन किया, गूगल से ही लिया है, चेकआउट करके ही लिया है, आंसर वहीं से लिया है, बस इसलिए ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि डिडक्शन होता कैसे है इन्फ्रेंस का। नेक्स्ट क्या लिखा है? बेंगलोर इज मोर प्रेफर्ड जॉब डेस्टिनेशन देन मुंबई। अब उसमें इन्होंने इतनी बड़ी बात फैला दी। क्या कह रहा है कि जो बेंगलुरु है ना वो मोर प्रेफर्ड जॉब डेस्टिनेशन। हम नहीं कह सकते भाई, मुझे नहीं पसंद, मुझे मिला था एक ऑफर एक अच्छी कंपनी से मिला, मैं नहीं किया, मेरे को दिल्ली अच्छा लगता है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, जॉब डेस्टिनेशन मेरे लिए दिल्ली अच्छी है। तो आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर पर्सन को ड्यू टू सम रीजन बेंगलोर सिटी अच्छी लग गई, इट डजंट मीन कि बेंगलोर ही एक बहुत बड़ी सिटी है जो जॉब डेस्टिनेशन के लिए सबसे अच्छा है। ऐसी बात प्रेफर्ड है, मोर प्रेफर्ड है, ऐसी बात अपन नहीं कह सकते। हो सकता है मुंबई हो सकता है दिल्ली हो सकता है कलकत्ता हो, अलग अलग चीज़। नेक्स्ट क्या लिखा है? टू ब्रॉड, कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, इन्फॉर्मेशन कम ज़्यादा सोच लिया। द नरेटर लाइक्स बेंगलोर बेटर देन मुंबई। सिर्फ यही बात तो ऊपर कही गई है और वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, आई होप इस क्वेश्चन में क्लियर हो। अगर कुछ भी दिक्कत होती हो, जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आप तुरंत मुझे लिखना, बिल्कुल क्लियर करेंगे। आई होप एक एग्जाम्पल और है, डिफरेंस बिटवीन समझने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या लिखा है समझिएगा इसको ध्यान से। राम took a deep breath and dried his sweaty palms on his jeans, पोंछ लेता है। He looked down the ramp and shivered। समझ रहे हो किन सी बात कर दी? रैंप पे देखा और थोड़ी शिवरिंग हुई। It was a steep drop, but he had to go through with it. Everyone was staring straight at him. He put his skateboard down and got ready. He could do it. सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, मुझे या आपको कोई एक प्रॉपर काम करना था लोगों के सामने। ध्यान से सुनिएगा। आप पहले नर्वस फील कर रहे थे, लग रहा था कि बहुत दिक्कतें हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, कैसे कर पाऊंगा, जो ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन आपने किया क्या? अपने आप को बूस्टअप किया, एक डीप ब्रीथ लिया, काम डाउन काम डाउन, जो पसीने आ रहे थे डर से वो आपने पोंछा। स्टिल क्या लिखा है? स्टिल ही लुक डाउन द रैम्प एंड शिवर्ड। जो काम करना था वो अभी भी, मतलब शिवरिंग की कंडीशन, मतलब बॉडी में एक वाइब्रेशन था उसके। प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके सामने, आप रीड करना। इट वॉज ए स्टीप ड्रॉप बट ही हैड टू गो थ्रू इट। बट उसने डिसाइड किया है कि मुझे तो करना ही है, तो वो करेगा ही। Everyone was staring straight, सारे लोग उसी के ऊपर देख रहे थे। He put his skateboard down and got ready, और फाइनली चला गया। He could do it, वो कर सकता है, ये सोच कर। समझ रहे हो? Now come to this. What evidence help you to infer that Ram was nervous? अब सुनो,
आपसे क्या बोल रहा है कि देखो नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है उसमें से चूज करो कि कौन सी ऐसी बात है जो आपसे ये बता रही है कि राम नर्वस था। ऊपर ही पता चल चुका है, बट रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है? ही पुट हिज स्टेक बोर्ड डाउन एंड गॉट रेडी। नो, इसमें तो उसने जो अपने आप को बूस्टअप किया, जो प्रॉपर सिचुएशन बूस्टअप किया, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें नर्वसनेस की बात नहीं की गई है। हिज पाम वर स्वेटिंग हो रहा था। मेरे हाथों में पसीना डर के मारे, वाइब्रेशन बॉडी में, मतलब मैं नर्वस हूँ, ये फील हो रहा था। सो सेकेंड वन इज वन ऑफ द मोस्ट। ही लुक्ड डाउन द रैंप। उसने देखा रैंप पे कि अच्छा मुझे जाना है, और शिवरिंग शुरू हो गई। इसका मतलब उसके बॉडी में जो मतलब नेचुरल कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन है, वो वाली सिचुएशन है। आप जाते हो ना स्पीच देने, जब स्पीच देने की जाने की कंडीशन रहती है, बॉडी में एक शिवरिंग फील होता रहता है। मतलब इस दोनों में ऐसा लग रहा है ही कुड डू इट। नहीं, अब तो वो फुल कॉन्फिडेंट हो गया, वो कर सकता है। मतलब जहाँ ये 2 पॉजिटिव है वहीं 2 ये फील करा रहा है, और यही मैंने लिख रखा है। 1 and 4 are positive statement, which mean that he was not nervous. 2 and 3 statements seem to be the correct answer choices, but statement 3, ध्यान से देखना, but statement 3 says that he looked down, which cannot be the correct fact to inform. अब सुनो, मुझे जाना है स्पीच देने, एक पोडियम पे खड़ा होना, मैंने पोडियम को देख लिया, मैंने देखा, मतलब ऐसा है मेरे मन में कि यार जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट किसी के सामने मेंशन कर दूं कि मुझे स्पीच देने जाना था, और उसके पहले मैंने पोडियम को देखना शुरू किया, वहाँ पे लोग थे उसको देखना शुरू किया, इससे अपन ये कंक्लूड या इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते कि मैं नर्वस था। जो नर्वस नहीं वो भी देखता है, जो नर्वस नहीं है वो भी क्राउड के बारे में थोड़ा आंकड़ा लगाना चाहता है, जज करना चाहता है कैसी कंडीशन है, नहीं है। हाँ, समहाउ यहाँ पर ये जो बात कही गई है वो उसको कोरिलेट कही तो गई है कि उन्होंने देखा। अब देखो एक बार क्या है, बट ही हैड टू गो थ्रू, ही लुक्ड डाउन द रैंप एंड शिवर्ड। अगर ये वर्ड यहाँ मेंशन कर दिया जाता, ये मेंशन कर दिया जाता, तो मैं इसको बस नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहा होता, मैं इसको आंसर में मेंशन कर देता। आगे देख लीजिए क्या लिखा है। Hence statement 2 is the only fact to infer that Raman was nervous. आपको ये पकड़ना है इस कंडीशन में, आपको इस पैटर्न से रीड करना है, ना तो टू ब्रॉड, ना तो जल्दी डिडक्ट कर लीजिए। मैंने देखा एक आदमी को उस भीड़ से निकल के आते हुए, और वो लंगड़ा के चल रहा था, ऐसा लंगड़ा के चल रहा था। ओ हो, उसको उस भीड़ ने बहुत मार लगाई होगी, इसलिए वो लंगड़ा के चल रहा था। हम नहीं कह सकते ऐसा, क्यों? हो सकता है वो आदमी पहले से ही लंगड़ा हो सकता है उस आदमी को बीमारी हो सकता है वो आदमी किसी और को बचाने गया हो, अनफॉर्चुनेटली चोट लग गई हो। ये 100% इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि उसको भीड़ ने ही मारा है। बात समझ रहे हैं आप? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल से, क्या वो आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है? अगर बैठ रहा है तो आपका रिजल्ट 100% श्योर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? बहुत ध्यान से पढ़ते हैं इसको और कंक्लूड करते हैं, और प्रोबेबली ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। क्या लिखा था स्टेटमेंट? द इंडियन हाई कमीशन इन एंटीगुआ एंड बारबाडोस, ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका कंट्री, कैरेबियन कंट्री है उधर, had asked the authorities there to stop billionaire diamond trader Mehul Choksi from traveling around the world, sources said on Monday. अच्छा सुनो, इंडियन हाई कमीशन, हमारी जो हाई कमीशन है कहाँ? एंटीगुआ और बारबाडोस में, मतलब दूसरे कंट्री में होती है, एक कंट्री की दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो हमारी जो इस कंट्री में जो हाई कमीशन है, उन्होंने कहा है अथॉरिटीज से, क्या? टू स्टॉप बिलियनर डायमंड ट्रेडर। डायमंड ट्रेडर है एक, बिलियनर कौन? नाम इधर गिवन मेहुल चौक से। उसको फ्रॉम द ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड जो वो ट्रैवल करते हैं इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से उस कंट्री, उस पर रोक लगाने के लिए, टू स्टॉप। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अपने इंडिया में जैसे विजय माल्या वाला केस हुआ था, या अदर जो बड़े लोग होते, सहारा वाला केस हुआ था,
जैसे ही कुछ गड़बड़ी का पता चलता है सबसे पहले कोशिश ये की जाती है कि उसको कंट्री के अंदर ही, ज्योग्राफिकल अंदर में ही रोक के रखा जाए, ताकि उस पर प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशन से काम किया जा सकता हो। अगर वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री चला जाता है तो हमारी जो ट्रीटी होती है अदर कंट्रीज़ के साथ, हमारा जो टाई अप होता है अदर कंट्रीज़ के साथ, वो ज़रूरी नहीं कि वो इस लेवल को कि हमारा रूल वहाँ पे लागू हो पाए या हम वहाँ से उसको डिपोर्ट कर पाए, वहाँ से लेके आ पाए। समझ रहे? ये एक में बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो यहाँ पर लागू हो सकता है। ऑलराइट, कितने मिनट रिकॉर्डिंग हो गई? 20 मिनट। लागू हो सकता है। अब हमें देखना है कि ये जो बात कही गई है उसमें क्या पूछ रहा है। इन्फ्रेंस यहाँ पर है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा इन्फ्रेंस फॉलो करेगा। पहला, ऑल बिलियनियर डायमंड ट्रेडर्स, all billionaire diamond traders should immediately stop traveling to Antigua and for the time being। यहाँ पर किसकी बात की गई है? आप मुझे एक बात बताओ, आप इसमें किसकी बात की गई? एक पर्टिकुलर पर्सन की, मेहुल चौकसी की। यहाँ पर क्या कह रहा हो, मुझे मेरी बात समझिए। एक पर्टिकुलर पर्सन अपने कंट्री में कुछ फ्रॉड कर देता है, ठीक है। वो एक कंपनी का ओनर है, उसमें 5000 लोग वर्कर हैं, 5000 एम्प्लॉई है, या वो जिस कंपनी में जिस कंपनी का ओनर है उसी सेगमेंट में और भी 2-4-10 अलग अलग कंपनीज हैं। एक कंपनी के ओनर ने कुछ गड़बड़ किया तो हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, या एक इंडिविजुअल के केस में बाकी, जैसे सपोज कर लो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कंपनी है तो उसने कुछ गड़बड़ी की, तो हम उस एक कंपनी के ओनर को रोकेंगे, या जितनी कंपनी रिलेटेड है सॉफ्टवेयर वाले से सबको रोक देंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हम यहाँ पर इन्होंने क्या ले लिया है, बहुत ब्रॉडली ले लिया है। बात एक ही कर रहा है, कह रहा सारे को ही रोक लो, एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, मेहुल चौकसी शुड सीक असाइलम इन सम अदर कंट्री टू अवॉइड बीइंग कॉट। अब देखो, अभी यहां पर बात की गई है, हाई कमीशन ने बोला है कि हमें मेहुल चौकसी को रोकना चाहिए मूव करने से, ट्रैवल करने से। अब यहाँ पर उन्होंने बात कह दी कि क्या उसको असाइलम ले लेना चाहिए किसी दूसरे कंट्री में। वही मैंने अभी आपको बात कही है, हमारी कई बार अलग अलग कंट्री से ट्रीटी अलग होती है। अगर वो किसी वैसे कंट्री में असाइलम ले लेता है जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट की ट्रीटी वैसी ना हो कि हम उसको इंडिया में ला सकें, या हम उसके साथ जो लॉ एंड रेगुलेशन है उसके बेसिस पे काम कर सके, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये बात किसके लिए कही गई है? मेहुल चौकसी के बारे में। होल्ड करते हैं, आगे पढ़ते हैं। द इंडियन हाई कमिश्नर शुड हिमसेल्फ गो एंड अरेस्ट मेहुल चौकसी। अब कह रहा है कि देखो, जो इंडियन हाई कमिश्नर वहां पे वॉकमैन है उनको खुद ही जाके अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब इनमें से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है उस बेसिस पर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि क्या फर्स्ट फॉलो कर सकता है, क्या सेकंड फॉलो कर सकता है, क्या थर्ड फॉलो कर सकता है, तो सॉरी थर्ड, क्या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, क्या सेकंड और थर्ड बोलो, या इफ नन ऑफ देम। चेक आंसर। The Indian High Commission in Antigua and Barbuda had asked the authorities there to stop billionaire diamond trader Mehul Chokshi. तो इस तीनों में जो बात कही गई है, नाउ on the basis of the given information we have to infer out of these three कौन सा करेक्ट। आप अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा ये चारों के चारों गलत है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे को रोक नहीं सकते। दूसरा, वो अगर असाइलम ही ले लेगा तो हमें रोकने का फायदा ही क्या हुआ, नहीं कर सके। और तीसरा कह रहा है भाई इंडियन हाई कमिश्नर, कुछ तो बात है ना, वो डायरेक्टली जाके थोड़े उस काम को कर लेगा जो उसके हाथ में नहीं जाए, अरेस्ट ही कर ले। अरेस्टिंग का प्रोसीजर अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें, राइट। सो फाइनल आंसर इज नन फॉलोज। सो आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल वाइज, ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने सॉल्यूशन कराया, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो आपकी हेल्प करेगी जब आप मेंस का प्रॉपर प्रिपरेशन या प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तब, राइट।
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो एविडेंस और फैक्ट दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उससे कनेक्ट करें। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन आपसे चेकआउट करवाई जाएगी। बस ध्यान ये रखिएगा इस टाइम में करते हुए कि आप अपने मेंटल स्टेटस के हिसाब से स्टैग्नेंट नहीं हो जाइएगा कि नहीं मैं ये सोच रहा हूँ तो यही सही होना चाहिए, मेहुल चौकसी को असाइलम लेके देश से भाग जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। आपको ओपन माइंडेड इन्फ्लुएंस को इन्फ्लुएंस के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, कनेक्टेड रहना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स आपको रखनी पड़ेगी। बाकी टॉपिक एज सच बहुत मुश्किल नहीं है कि आप ना कर पाओ, आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसके साथ? अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में रिवर्स सिलॉक्स के साथ कल। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।